हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। और आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी चल रही होंगी, बट एग्ज़ाम्स आर ड्रॉइंग वेरी नियर एंड दिस इज़ द क्रूशियल टाइम। हम कहेंगे कि ये पीक टाइम है फॉर रिवीजन। अब रिवीजन कैसे की जाए? रिवीजन के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर उन्हें सॉल्व करके देखना। अगर आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं देन गुड, अगर नहीं है तो भी नो नीड टू वरी, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट पर बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं सॉल्व आज 10th क्लास का इंग्लिश का बोर्ड का एग्ज़ाम। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की साइट पर। चलिए चलते हैं आप बीएससी की साइट पर। ये हमने यहाँ किया क्लिक। आप एंटर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास एक पेज आ जाएगा। ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिए इसे, डाउन डाउन, एंड देन कम्स द ओल्ड क्वेश्चन पेपर और यहाँ सेकेंडरी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। हम यहाँ क्लिक कर लेंगे, इसके बाद हमारे पास हमारा पेपर आ जाएगा। सेकेंडरी इज फॉर 10th क्लास। अब हमें इंग्लिश का पेपर चाहिए तो हम यहाँ इंग्लिश पर क्लिक करेंगे लाइक दिस, और ये पेपर हमारा डाउनलोड हो गया। ये देखिए अब आपके पास आ गया है आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ सबसे पहले आपको रोल नंबर दिखाई देगा। आप रोल नंबर, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं तो सबसे पहले आप अपना रोल नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस है। और उसके बाद यहाँ पर 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, A, B, C एंड D। और ऐसे ही आपको मिलेगा, यानी A इज़ फॉर रीडिंग स्किल्स, B इज़ फॉर राइटिंग स्किल, C ग्रामर और D फॉर प्रोज, यानी कि आपकी बुक्स में से। अब सबसे पहले अगर आपको जो बेस्ट वे है पेपर अटेम्प्ट करने का वो यही रहता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही कीजिए। 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में चले, क्योंकि एग्जामिनर भी जब आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा होता है तो उसे भी अच्छा लगता है, उसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में से नहीं गुजरना पड़ता। तो आपके लिए बेस्ट रहता है, इससे आपके मार्क्स भी एकदम एक्यूरेट लगते चलते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फर्स्ट क्वेश्चन तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो आपको अच्छे से आता है आप वही अटेम्प्ट कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है? पैसेज दिया हुआ है, हाउ डज टेलीविज़न इफेक्ट आवर लाइव्स। टेलीविज़न हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आप रीडिंग पैसेज की फर्स्ट 2 लाइन्स एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। ये पैसेज अब टेलीविज़न के बारे में है। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज द शो दे वॉच। टेलीविज़न कैन इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। अब मैंने 2 लाइन्स पढ़ ली हैं, मुझे आइडिया हो गया है कि ये बहुत हेल्पफुल होता है लोगों के लिए जो टेलीविज़न के शोज़ को बहुत ध्यान से चूज़ करके वॉच करते हैं, और ये हमारी नॉलेज भी बढ़ा सकता है बाहर की दुनिया के बारे में। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टेलीविज़न इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। टेलीविज़न हमारी आउटसाइड वर्ल्ड की नॉलेज को कैसे इंक्रीज कर सकता है। इसमें आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, उसके बाद इसके जो कीवर्ड्स होते हैं, इंक्रीज, आर नॉलेज, आउटसाइड वर्ल्ड, ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना चाहिए। और उसके बाद पैसेज में ढूंढना चाहिए कि ये वाले वर्ड्स कहाँ लिखे हुए हैं। इंक्रीज आर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। इंक्रीज देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये पैसेज रहा, इंक्रीज आर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, ये आपको मिल गया, तो आपका यही आंसर रहने वाला है। टेलीविज़न हमारी नॉलेज को बढ़ा सकता है आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में। देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस। यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोग्राम रहते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स एंड सो ऑन। तो आपका ये आंसर हो गया 1। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या कीवर्ड्स है उसमें। हाउ डज इट बेनिफिट द नॉन नेटिव स्पीकर्स। ये नॉन नेटिव स्पीकर्स को कैसे लाभ पहुंचाता है। अब इसमें कीवर्ड है नॉन नेटिव स्पीकर्स। अब नॉन नेटिव स्पीकर्स आपको ढूंढना है, कहाँ लिखा हुआ है नॉन नेटिव स्पीकर्स। ये रहा नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो आपको आंसर यही मिलने वाला है। इट ऑल्सो ऑफर्स नॉन नेटिव स्पीकर्स द एडवांटेज ऑफ डेली informal language practice. They can increase their vocabulary and practice listening. ये आपका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। Yes, now move to the question number 3. Question number 3 देखिए, how does television have a powerful negative influence on people's life. लोगों के जीवन पर टेलीविज़न का क्या स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर हमें पावरफुल
एक तो हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस को मार्क कर लेते हैं पीपल्स लाइफ पर टेलीविज़न का। चलिए ढूंढते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन पीपल्स लाइफ। हम फर्स्ट पैसेज कंप्लीट रीड कर चुके हैं, सेकंड देखते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल, यहाँ दे दिया उन्होंने डिसएडवांटेजेस कहें या नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहें, दोनों वर्ड्स सेम होते हैं, दुष्परिणाम, हानियाँ। ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स अस विद, हालांकि ये हमें प्रोवाइड करता है रिलैक्स एंड स्पेंड, हमें फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए, बट कुछ कंट्रीज़ में ये बॉम्ब ट्यूब की तरह कार्य, पीपल वॉच द बॉम्ब ट्यूब फॉर एन एवरेज, ये इसको 6 घंटे या फिर इससे भी ज़्यादा देखते हैं ज़्यादातर चिल्ड्रन टेलीविज़न को। यहाँ पर ये नहीं बताया कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगली लाइन देखते हैं। रिसेंट स्टडीज शो दैट आफ्टर ओनली 30 सेकेंड्स ऑफ, यहाँ आ गया प्रभाव। रिसेंट स्टडीज़, जो हाल ही में स्टडीज़ हुई हैं, वो ये प्रकट करती हैं, दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि अगर हम सिर्फ 30 सेकेंड्स तक टेलीविज़न को देखते हैं, पर्सन का ब्रेन ऐसे ही रिलैक्स करता है जैसे कि सोने से पहले। अनदर जो दूसरा इफेक्ट है टेलीविज़न का ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, वो ये है कि उसकी कंसंट्रेशन, एकाग्र करने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो आपका ये आंसर अब रहेगा रिसेंट स्टडी से लेकर कंसंट्रेशन तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेलीविजन वॉचिंग ऑन चिल्ड्रन, टेलीविजन वॉच करने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर, हमें चिल्ड्रन, ये रहा चिल्ड्रन, हमारा कीवर्ड था चिल्ड्रन हु व्यू अ लॉट ऑफ टेलीविजन कैन ऑफर ऑन कंसंट्रेट ऑन अ सब्जेक्ट फॉर ओनली, ये वाला पूरी लाइन आप ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। यस, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now move to the question number 5. How does television causes people to become dissatisfied with their life? टेलीविज़न देखकर लोग अपने जीवन के प्रति असंतुष्ट कैसे हो जाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं टेलीविज़न देखकर। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट, दूसरा इसका दुष्परिणाम है कि टेलीविज़न देखने से लोग अपने जीवन के प्रति असंतुष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये नहीं बताया, तो हम अगली लाइन देखेंगे। रियल लाइफ डज नॉट सीम एज एक्साइटिंग, रियल लाइफ उन्हें एक्साइटिंग नहीं लगती है। कुछ लोगों को तो टेलीविज़न ज़्यादा रियल लगने लग जाता है सच्चाई से, और उन्हें अपनी लाइफ बोरिंग लगती है। तो ये ले लेते हैं हम आंसर। अगर आप चाहें तो सेम 2 तक भी लिख सकते हैं, अगर ये बोरिंग तक लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, ओके वी हैव कंप्लीटेड ऑल 5 क्वेश्चंस। नाउ मूव टू द सेकंड पैसेज, क्योंकि इस बार आपको सेकंड पैसेज भी करना है। लास्ट ईयर आपको ओनली 1 पैसेज करना था, और इस बार आपको 3 में से 2 पैसेजेस, हो सकता है आपको 3 मिले या सिर्फ 2 ही मिले और दोनों की दोनों करने हों। अगर 3 मिलेंगे तो 3 में से 2 करने होंगे। कैन आवर वर्कआउट बी शेप्ड बाय व्हाट आउट फ्रेंड्स डू, क्या हमारा जो वर्कआउट होता है, यानी कि जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, क्या वो हमारे फ्रेंड्स को देखकर कुछ चेंज हो सकता है, यानी फ्रेंड्स पर भी निर्भर हो सकता है। लेट्स सी द पैसेज क्या कहता है। दैट क्वेश्चन इज दैट the heart of an important new study of exercise behavior, one of the first to use so-called big data called large-scale global social network of workout routines की बात होने वाली है कि हम एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं। Which workout did the research study in particular, कौन सी वर्कआउट, कौन सी एक्सरसाइज की रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं। पर्टिकुलर होता है विशेष रूप से। अब पहले जो 2 लाइनें हमने पढ़ी हैं उसमें कोई ये तो नहीं बता रखा था कि कौन सी एक्सरसाइज की बात हो रही है। दूसरी पैसेज को देखते हैं। द रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन रनिंग, रिसर्चर्स फोकस कर रहे हैं रनिंग पर, दौड़ने पर, बिकॉज सो मैनी ऑफ द नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स वर रनर्स, क्योंकि उनके पास जो पार्टिसिपेंट्स थे जिनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की, जिनसे उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, वो ज़्यादातर रनर्स थे। तो हम यही लाइन लेंगे इसका आंसर, द रिसर्चर्स और रनर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटेड। नाउ मूव टू द सेकंड। ऑन व्हाट डज द क्वांटिटी ऑफ आवर एक्सरसाइज डिपेंड, हमारी एक्सरसाइज की क्वांटिटी, मात्रा किस चीज़ पर निर्भर करती है। लेट्स सी, क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज कीवर्ड्स हमने ढूंढ लिए हैं। क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज, डिपेंड, व्हाट दे फाउंड सच एज अ वेदर एंड हाउ मच वी एक्सरसाइज कैन डिपेंड, मिल गया डिपेंड कीवर्ड आपको। यस, यहाँ से ऑन आर रिस्पॉन्सेज टू अदर पीपल्स ट्रेनिंग, यहाँ तक आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। व्हाट शुड वी डू टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस इन वर्कआउट। अब हमारे कीवर्ड्स आप मार्क कर लीजिए। इम्प्रूव,
परफॉर्मेंस वर्कआउट, हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए ढूंढते हैं। टू पैसेजेस हम कर चुके हैं। थर्ड, द रिजल्ट ऑल्सो ऑफर सम प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर द रनर, सजेस्टिंग दैट इफ यू, यस कीवर्ड हमें मिल गया, इफ यू विश टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस यू माइट वांट टू बिकम वर्चुअल फ्रेंड्स विद पीपल हु आर जस्ट अ लिटिल बिट स्लोअर देन यू आर। ये आपको इफ से लेकर यहाँ स्लोअर देन यू आर तक इसका आंसर करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डज द वेदर अफेक्ट एक्सरसाइज, वेदर कैसे प्रभावित करता है एक्सरसाइज को। कीवर्ड है आपका वेदर, वेदर का प्रभाव एक्सरसाइज के ऊपर। वेदर इज फॉर मौसम। अब आपको वर्ड ढूंढना है वेदर कहाँ लिखा हुआ है। सो द रिसर्चर नेक्स्ट डिसाइड दैट दे शुड ऑल्सो कंसीडर वेदर, इसलिए रिसर्चर्स ने आगे डिसाइड किया कि वो अब वेदर के बारे में भी देखेंगे, वेदर का भी इसके बीच में जो प्रभाव पड़ता है उसको स्टडी करेंगे। बैड वेदर कैन डैम्पन, यहाँ से हम इसका आंसर लेंगे। अगर बैड वेदर होगा, मौसम खराब होगा, तो वो हमारे एंथुसियाज्म को, हमारे जोश को एक्सरसाइज के लिए कम कर सकता है। द रिसर्चर्स रीजन, सो इफ समवन हेड्स आउट इन एल्सवेयर हैव रन द सेगी, यहाँ सारा का सारा आप कंप्लीट ले लीजिए, जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आता पूरी लाइन ले लीजिए। या फिर अगर आप ये लिखते हैं एंथुसियाज्म फॉर एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो राइट, इतना शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द साइंटिस्ट फाइंड व्हेन दे correlated 5 years of data from global weather stations। अब आपके कीवर्ड्स है ग्लोबल वेदर स्टेशन, correlated 5 years of data from। चलिए देखते हैं ये कीवर्ड्स हमें कहाँ मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए कि साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया जब उन्होंने कंपैरिजन किया, कोरिलेट किया 5 इयर्स के डाटा को जो उन्होंने ग्लोबल वेदर स्टेशन से कलेक्ट किया था। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्रॉस वेदर, यहाँ यस मिल गया हमें। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप द रिसर्चर्स ऑल्सो गैदर्ड 5 years वर्थ ऑफ डाटा फ्रॉम ग्लोबल वेदर स्टेशन, उन्होंने ग्लोबल वेदर स्टेशन से डाटा गैदर किया, कलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने उसे कोरिलेट करके देखा रनर्स के डेली वर्कआउट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में। लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि उन्हें क्या पता चला, फाइंड आउट क्या किया उन्होंने, यानी हमें अगली लाइन फिर से देखनी होगी। अगर आप ये लिख देते हैं ना क्योंकि आपको कीवर्ड्स मिल गए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ये तो पता ही नहीं चल रहा कि उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, क्या पता लगाया था। अगली लाइन में देखिए, रिजल्ट क्लियरली शोड, जो रिजल्ट्स निकले वो उनसे साफ पता चला कि रनर्स डू इन्फ्लुएंस, कि जो रनर्स हैं, जो दौड़ने वाले हैं वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। द साइंटिस्ट फाउंड overall if one person ran for about 10 minutes more than usual on any given day, that runner's friends would lengthen their workout by approximately 3 minutes। ये उन्होंने पता लगाया कि अगर वो 10 मिनट भागता है तो दूसरा 3 मिनट ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप ऊपर वाला नहीं लेंगे, डिस्करेजिंग नहीं, यहाँ नहीं था हमारा, यस, इवन इफ द वेदर वॉज डिस्करेजिंग, यहाँ तक आपको इसका आंसर लेना है। ठीक है, ऊपर की जो 2 लाइनें थी वो नहीं लिखेंगे आप, यहाँ से लेंगे। चलिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया है। तो इस तरह से ये पैसेज सोल्व करने का मेथड होता है कि आप कीवर्ड्स लोकेट करें और उसके बाद आप उस लाइन को ध्यान से पढ़ें कि आपका आंसर उसी लाइन में आ रहा है या उससे अगली लाइन में आ रहा है। कई बार हम सिर्फ कीवर्ड्स को देखते हैं जिससे हमारे कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अभी आपने देखा भी है, यहाँ पर भी ये गलत हो जाता अगर हम सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करते। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये राइटिंग सेक्शन रहता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन जो मिलता है वो लेटर और एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस तो आपको पता ही है, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जैसे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिख रहे हैं आप, सिक लीव लिख रहे हैं, उस तरह से आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी। ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, एक आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स आपको पता ही है। तो एक आपको लेटर मिलने वाला है, एक आपको एप्लीकेशन मिलने वाली है। तो मैं इनके पैटर्न्स आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको किस तरह से करना चाहिए। कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, अगर आप उन लाइंस पे वर्क कर ले तो आप अपने आप ही ये लेटर्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टोरी, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट,
और एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट, स्टोरी और पैराग्राफ। यहाँ पैराग्राफ मिला है एक आपको, टेलीफोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और एक स्टोरी मिली है। हो सकता है आपको रिपोर्ट या एडवर्टीजमेंट भी मिले, तो उसमें से भी आपको एक करना होता है। तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप कुछ स्टोरीज लर्न कर लीजिए, क्योंकि स्टोरीज जो है वो विद क्लूज आती हैं, और आप इनमें कुछ ना कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी फिल करके कुछ क्लूज को बनाकर, क्योंकि आपने टॉर्टोइज, यहाँ पे टॉर्टोइज और हेयर की स्टोरी दी हुई है, खरगोश और कछुए की कहानी आपको पता ही है, हिंदी में पता है, आप उसकी इंग्लिश भी बना सकते हैं। तो स्टोरीज बहुत इजी रहती हैं अटेम्प्ट करनी। चलिए आप इसमें, ये मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आने वाला है 15 मार्क्स का। पहले ये 12 मार्क्स का आता था, अब ये 15 नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले आती है वर्ब, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको फिल करनी है। यहाँ फर्स्ट जो दिया हुआ है, यश एज वेल एज राज डैश प्रेस, और ब्रैकेट में दिया हुआ है डिजर्व। ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी होती है, आप ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ देखिए यश एज वेल एज राज, दोनों की दोनों, यश और उसके साथ साथ राज भी प्रशंसा के काबिल है। अब यहाँ काबिल है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ हमें डिजर्व फिल करना है, और हम डिजर्व के साथ यहाँ एस बी लगाने वाले हैं। डिजर्व आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर यश और राज बीच में हमने एज वेल एज देखा है। एज वेल एज जब आ जाता है तो यानी ये दोनों अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अगर एज वेल एज की जगह पर यहाँ एंड होता तो आप अकेला डिजर्व फिल करते, यहाँ पे सिर्फ डिजर्व आता, लेकिन अब एज वेल एज है तो आपको डिजर्व्स लगाना है। चलिए सेकंड देखते हैं, डैश यू नॉट डैश योर बाथ येट, क्या तुमने अभी अपना स्नान नहीं किया है? अब येट जो वर्ड आ जाता है, आप इस पर फोकस कीजिए। जिस वाक्य में येट आ जाता है वहाँ पर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी होती है। यू के साथ आप हैव लगाने वाले हैं, HAVE, हैव यू नॉट, और इसे थर्ड फॉर्म टेक टुक टेकन बना देंगे। टेकन, हैव यू नॉट टेकन योर बाथ येट, क्या तुमने अभी अपना स्नान नहीं किया है? तो इसका ये आंसर रहेगा। मदर डैश टी फॉर अस व्हेन द स्कूल बस हॉर्न्ड। मदर, अब आप इसकी सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मदर चाय हमारे लिए जब स्कूल बस का हॉर्न बजा। हॉर्न है ना, यहाँ सेकंड फॉर्म है। एक रूल तो होता है कि जब सेकंड फॉर्म आ जाती है तो दूसरी तरफ आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म बना दे, लेकिन यहाँ सेंस देखिए, मदर चाय जब स्कूल बस का हॉर्न बजा, तो आप क्या कहने वाले हैं? चाय बना रही थी। रही थी के लिए आप वॉज प्रिपेयरिंग, मदर के लिए आप वॉज लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो आप वर लगाते। मदर वॉज प्रिपेयरिंग टी फॉर अस व्हेन द स्कूल बस हॉर्न। प्रिपेयरिंग की स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? यहाँ ई को कट करेंगे, ई के प्लेस पर हम ING लगाएंगे, ING। दिस इज प्रिपेयरिंग, मदर वॉज प्रिपेयरिंग टी व्हेन। चलिए अब रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इन सेंटेंसेस को करना है। फर्स्ट है, ही सेड टू मी मे गॉड रिवॉर्ड यू फॉर योर काइंडनेस। अब यहाँ पर जब आप ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखते हैं और यहाँ मे देखते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ब्लेसिंग है, कोई विश की जा रही है। अब यहाँ पे ही ब्लेस्ड मी, उसने मुझे ब्लेस किया। ब्लेस की स्पेलिंग रहती है BLESSED, ये रहता है ब्लेस्ड। he blessed me that God might reward me for my kindness। ठीक है, he blessed me that God, me को might में बदलना है आपने, God might reward me for my kindness। अब आप सेकंड देखिए, माई फादर सेड टू मी नेवर मिक्स विद बैड बॉयज। माई फादर, अब यहाँ मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बैड बॉयज़ के साथ आपने मिक्स नहीं होना है। माई फादर एडवाइज्ड मी, यहाँ ठीक है ना, आपको सलाह दी जा रही है, एडवाइज्ड मी नेवर टू मिक्स विद बैड बॉयज़।
My father advised me never to mix with bad boys. Usha said, Father, you are very kind to me. अब यहाँ क्या है? उषा ने कहा कि पिताजी आप मेरे लिए बहुत दयालु हैं. उषा told father that उषा told father that आप लिख लीजिए चाहे he was father. अब यहाँ पे जो you लिखा हुआ है इसे father में चेंज करना है आपने. ये ऑब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट होता है. you को हमेशा ऑब्जेक्ट में बदला जाता है. अब यहाँ पे उषा told father that you, फादर के लिए ही लगा देंगे. ही इज एम आर को आपने बदलना है was वर में. ही was very kind और मी को आपने बदलना है उषा में. ही was very kind to उषा के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर हर. ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स आपने पहले की भी हुई हैं बहुत अच्छे से. चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर. अगर ब्लैंक के बाद आपको दैट और पीछे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता है तो आपको क्या फिल करना है. यहाँ पर है काश मैं अमीर होता, तो आप यहाँ फिल करने वाले हैं वुड. ब्लैंक के बाद अगर आपको दैट और पीछे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल गया तो आपने यहाँ पर वुड फिल कर देना है. सेकंड देखते हैं. वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आर कंट्री. हमें हमारे देश के कानूनों को मानना चाहिए. यहाँ आप करेंगे वी चाहिए. ऑब्लिगेशन है और वो भी कानून को मानना बहुत ज़रूरी चीज़. तो आप फिल करने वाले हैं वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आर कंट्री. हमें हमारे देश के कानून को मानना चाहिए. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इसमें आपको ये 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इस बार. हो सकता है आपको 4 मिले, एक चॉइस मिले, और पहले आपको ये 2 करने होते थे. ही रैन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस. अब यहाँ पर आपको देखना है कि सो दैट वर्ड आ गया. सो दैट एक कीवर्ड है जिससे आपको पता चल जाता है कि आंसर क्या आने वाला है. सो दैट के साथ हमेशा मे या माइट लगता है. अब यहाँ हम मे लगाएं या माइट लगाएं ये भी कंफ्यूजिंग हो गया. तो इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब चेक करनी पड़ेगी. यहाँ रैन लिखा हुआ है. रन, रैन, रन. अगर रैन सेकेंड फॉर्म मिलती है तो आप फिल करेंगे माइट. और अगर आपको यहाँ पर आर यू एन रन्स मिल जाता तो आप यहाँ पर फिल करते मे. ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में आपको पता ही है ए एंड द में से कुछ फिल करना होता है. तो हम यहाँ देखते हैं विक्रमादित्य वॉज डैश वाइजेस्ट किंग ऑफ इंडिया. अब यहाँ थर्ड डिग्री लगी हुई है वाइजेस्ट. जैसे टोल, टोलर, टोलेस्ट. वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. अगर आपको ये थर्ड डिग्री मिल जाती है मीन्स आपको यहाँ पर द फिल करना है. विक्रमादित्य वॉज द वाइजेस्ट किंग ऑफ इंडिया. चलिए अब सेकंड देखते हैं हम. डैश एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. अब एवरेस्ट आपने सुना हुआ है, ये माउंटेन का नेम है. बहुत ही विशेष वस्तु है. जो विशेष चीज़ें होती हैं, विशेष प्लेसेस होती हैं, विशेष माउंटेन्स होती हैं, उनके लिए हमें द लगाना होता है. तो यहाँ भी हम द फिल करने वाले हैं. द एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. थर्ड देखिए. दे आर मच ऑफ डैश एज. दे आर मच ऑफ, वे लगभग एक उम्र के हैं. अब यहाँ पर एज आप देख रहे हैं जहाँ पर वोवल साउंड यानी कि अ, आ, ई, उ, ए की आवाज़ आ जाती है, स्वरों की आवाज़ आ जाती है, वहाँ पर आपको एन फिल करना होता है. अब यहाँ पर हम एन लगाने वाले हैं. इसकी हिंदी हो जाएगी वो ज़्यादातर एक उम्र के हैं. यहाँ आप फिल करने वाले हैं एन. दे आर मच ऑफ एन एज. चलिए अब हम आ गए नेक्स्ट पर, ई पर, जीरोड और इन्फिनेटिव्स में. इसमें आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन फिल करने होते हैं. या तो आप फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे, या फिर टू और फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे, या फर्स्ट फॉर्म के बाद आप आईएनजी लगाएंगे. अब देखते हैं. ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है गोन, ये आपको शायद कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दे दिया है, तो ये नहीं रहता है. आपको सिर्फ इन 3 ऑप्शंस में से पिक करना होता है. प्लीज़ लेट मी डैश नाउ. अगर आपको लेट वर्ड मिल जाता है, लेट के साथ आप क्या लगाने वाले हैं? प्लीज़ लेट मी गो नाउ. जहाँ पर भी लेट मिले आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. अब यहाँ आएगा प्लीज़ लेट मी गो नाउ. दिस क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट डैश. डिफ़िकल्ट हो, हार्ड हो,
ईजी हो, सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आपको उनके साथ लगाना होता है टू डू। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू डू। ठीक है, ये जो सेकंड इन्होंने इसके लिए ऑप्शंस भी नहीं दिए हुए हैं, तो हमने ये ध्यान रख लेना है, डिफ़िकल्ट वर्ड हो, हार्ड हो, सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, ईजी हो, तो आपको यहाँ पर टू फिल कर देना है। आई एम बिजी डैश, बिजी के लिए इन डूइंग आता है, बिजी के बाद इन्होंने इन भी देना था बट नहीं दिया, इट्स ओके, तो हम अपने आप फिल कर देंगे आई एम बिजी इन डूइंग, आई एन जी आपको पीछे फिल करना है, आई एम बिजी इन डूइंग माई वर्क। चलिए अब हम आ गए पंक्चुएशन पर। पंक्चुएशन में हमें क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर। अब इसमें आपको पता ही है कि जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। माई, एम कैपिटल हो गया, माई सिस्टर इज एन, अब एम में कैसे लिखा जाएगा, एम कैपिटल, ए डॉट लगाया, उसके बाद एम के बाद डॉट, फिर कैपिटल ए, फिर आपको वहाँ कोमा लगाना है। एम में बी एड, अब बी एड कैसे लिखेंगे हम, देखिए बी एड, बी, फिर कैपिटल बी डाल दिया, फिर डॉट, फिर ई कैपिटल डाला आपने, डी आपने स्मॉल डाला, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो आपने इस तरह से फिल करना है, माई सिस्टर इज एन एम ए बी एड। चलिए अब देखते हैं काश्मीर वाला। काश्मीर वैसे भी एक स्टेट का नेम है, तो वैसे भी ये कैपिटल ही होना चाहिए, और लाइन में स्टार्टिंग में दिया हुआ तो भी ये कैपिटल ही होना चाहिए। काश्मीर का के कैपिटल हो गया, काश्मीर के बाद आपको कोमा लगाना है। द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के बाद भी कोमा लगाना है, और इंडिया में देखिए आई क्या किया हुआ है इन्होंने, आई को आपको कैपिटल बनाना है। काश्मीर कोमा द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कोमा इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद फुल स्टॉप इन्होंने दे ही रखा है। चलिए अब थर्ड देखते हैं, ही लॉस्ट मनी रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, ही का आप एच कैपिटल कर दीजिए। ही लॉस्ट मनी, मनी के बाद कोमा, रेपुटेशन, एंड से पहले कोमा नहीं आता है इसलिए हम कोमा नहीं लगाएंगे। ही लॉस्ट मनी कोमा रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, पीछे लास्ट में इन्होंने फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आ गए हैं सेक्शन डी पर। इस तरह से आपको ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करना है, और पहले नाउन क्लोज भी आती थी जो इस बार नहीं आई है। अब सेक्शन डी देखते हैं। इसमें दिए होते हैं आपको 3 पैसेजेस, जिसमें से आपको 2 पैसेजेस अटेम्प्ट करने होते हैं, और चलिए हम करते हैं ये फर्स्ट पैसेज। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। आप इसे रीड कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन से चैप्टर में से आ, और आपको जो फर्स्ट जो बुक है हमारी, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, उस बुक के सभी चैप्टर्स के नेम विद देयर राइटर्स नेम आपको लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि इसी बुक में से चैप्टर का नेम और राइटर का नेम दोनों पूछा जाता है। आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ चैप्टर के नेम एक बार दिन में ज़रूर लिखिए, और साथ में उनके राइटर के नेम लिखते चलिए, इससे आपको याद हो जाएगा ये। तो अब इसमें से आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि कौन से चैप्टर में से हैं ये। देखिए विंग्स है, पेरेंट्स, ब्रदर, सीगुल था, सी की बात हो रही है, कुछ याद आया? यस, ये इसका चैप्टर का नेम भी हिज फर्स्ट फ्लाइट है, तो यहाँ पे बुक का नेम भी फर्स्ट फ्लाइट है और उस चैप्टर का नेम भी हिज फर्स्ट फ्लाइट है। तो राइटर का नेम क्या है? लियाम ओ फ्लैटी। आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं, बुक में से चेक कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट डज द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर टू। ग्रीन फ्लोरिंग किसे कहा गया है, किससे संबंधित है? अब ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब, आपको फ्लोर का मतलब तो पता है, फर्श। तो ग्रीन जो फर्श था, हरा हरा जो फर्श था, वो क्या चीज़ थी आपको पता ही है। इसमें ग्रीन सी था, या फिर आप इसको सी सरफेस भी कह सकते हैं। ग्रीन फ्लोरिंग रेफर्स टू ग्रीन सी या फिर सी सरफेस। सरफेस SURFACE, सरफेस। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द होल फैमिली प्रेज एंड रिवॉर्ड द सक्सेस ऑफ द सीगुल्स फ्लाइट। जो पूरा का पूरा परिवार था, वो जो सीगुल की अब सफलता थी, वो उसने उड़ान भर ली थी, अब उसको किस तरह से वो प्रशंसा कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं, उड़ान भर ली थी, कहाँ उड़ान भरी है उसने। हिज लेग सैंक इनटू इट, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चिल्लाया, एंड अटेम्प्टेड, और उसने कोशिश की दोबारा से उड़ने की, उठने की, अपने विंग्स को, पंखों को फैलाकर, फड़फड़ाकर।
तो यहाँ तो दिया ही नहीं हुआ। यस, इसके बाद जब मैंने बुक में रीड किया था तो एक लाइन और भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि वो उसको अपनी बीक से स्क्रैप्स देते हैं फिश के, उसके मुंह में डालते हैं, सब इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हम इसमें क्या कहेंगे, देवर, चलो हम यहाँ से ये ले लेते हैं, देवर बेकॉनिंग टू हिम, वे इसे पुकार रहे थे, कॉलिंग श्रीली। श्रीली होता है तीखे स्वर में बोलना, यानी कि आप कह सकते हैं चिल्लाना, चिल्लाकर उसे पुकार रहे थे, ये वाला ही कर लेते हैं हम। देवर बेकॉनिंग टू हिम, कॉलिंग श्रीली। अगर 2 लाइन्स और दी होती तो आपको आंसर्स प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री मिल जाता। चलिए अब है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज पीसेस। पीसेस के लिए होता है, यहाँ पर देखिए लाइन ही नहीं लिखी हुई वो वाली, तो पीसेस के लिए होता है स्क्रैब। स्क्रैब की स्पेलिंग रहती है SCRAB, स्क्रैप, ये रहती है स्पेलिंग स्क्रैप की। स्क्रैप का मतलब होता है पीसेस। चलिए अब हम आ गए हैं सेकंड पैसेज पर, मिड डे बिटवीन मैसूर। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में पूरा जो बाकी का पेपर है वो सॉल्व कर लेंगे, या फिर हो सकता है कि मैं नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूँ। अगर आपको पैसेजेस भी सॉल्व करवाने हैं तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, नहीं तो हम ओनली ग्रामर सेक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं सभी पेपर्स का। तो ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, and all the best. Thanks for watching. All the best for your exams.